हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है जल्दी से कमेंट करके बताइए। दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं बताता हूं जो आपको बहुत काम आने वाली हैं एग्जाम्स में भी और लाइफ में भी। पहली चीज़, एक तो डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना आपको, ना किसी भी चीज़ का डर आपके दिल में नहीं होना चाहिए, ना एग्जाम्स का, ना फेलियर का, किसी चीज़ का डर को दिल में मत रखना। दूसरी चीज़, अगर नींद आ रही है तो उठ जाओ ना। कहते हैं ना, जो जागत है वही पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो मेरे साथ जागते रहिए और पाते रहिए, ठीक है। सोना नहीं है, सोएंगे तो खोएंगे, तो इसलिए जागते रहिए। आज इस लेक्चर में मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 3, जो कि है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, सतह परिष्करण का मापन। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस ही लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें। ठीक है, बस इतना पढ़ लेना, जितना पढ़ा रहा हूं काम हो जाएगा बढ़िया से, एकदम अच्छे तरीके से। बेसिकली जो इस चैप्टर में बात होने वाली है, जो सरफेस की रफनेस होती है उसको मेजर करने की बात होने वाली है पूरे ही चैप्टर के अंदर। ठीक है, और बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत आसान है। दिमाग से निकाल दो कि ये हार्ड है, बहुत आसान है। इतने आसान तरीके से इसको पढ़ा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, आपको लगेगा जैसे नॉर्मल चैप्टर्स हमने पढ़े हैं ना, सारे सीएनसी पढ़ डाला हमने पूरा, है ना, लेक्चर चैनल पर। तो उसी तरीके से इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। अब देखो, ये एक सरफेस मैंने दिखाई है, बस सरफेस क्या होती है वो देखो, सतह है ना। तो एक सतह दिखाइए, लेकिन ये तो भैया चांद की सतह है, इस सतह की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मटेरियल की सतह की। क्योंकि क्या हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अब छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद कहां कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं, और जितना पढ़ा रहा हूं वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आपको ने अगर ये लेक्चर देख लिया तो आपको मॉडल पेपर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग मॉडल पेपर्स पढ़ते हैं ना, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप इसी से अच्छे से आपका सारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली बच्चों, सरफेस को ना दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है सरफेस को। ठीक है, वो कौन कौन सी दो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बोल रहा है कि मशीन कंपोनेंट्स आर मशीन्ड बिफोर दे आर यूज्ड। ये देखो, अभी तुम्हें ना सीएनसी वाला कुछ कंटेंट नजर आ रहा होगा, ये मेरे उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे इतनी सारी कमेंट्स किए हैं कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाइए। ठीक है, इतना टाइम लगा है ना मुझे, मैं आज हाफ डे लेकर के अपने ऑफिस से आया हूं और 3 बजे से मैं बैठा हूं और रात के 1:45 बज रहे हैं। ठीक है, और अब जाकर के मैं लेक्चर लेने खड़ा हुआ हूं, सुबह फिर से मेरा ऑफिस है। पता नहीं मतलब तुम लोग क्या क्या कराते हो, और जब मैसेज करते हो ना कि सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, सर आप ये मक्खन लगाते हो, है ना, बटरिंग करते हो, उसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब जल्दी से फुल ऑन एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। देखो परिचय, इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मशीन कंपोनेंट्स आर मशीन्ड बिफोर दे आर यूज्ड। तो जो मशीन कंपोनेंट्स हैं उनको मशीन्ड किया जाता है, उनकी मशीनता की जाती है उनको इस्तेमाल करने से पहले। ठीक है, आफ्टर दैट द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ दैट कंपोनेंट आर टेस्टेड। ठीक है, बोल रहा है thus on the basis of the finishing of the surfaces of the machined component the surface finish can be divided into 2 categories। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि मशीन के अवयवों को प्रयोग करने से पहले उनको मशीनित किया जाता है, तब शांत उस अवयव की संपर्क सतहों का परिष्करण किया जाता है। इस प्रकार मशीनी कंपोनेंट की सतहों के परिष्करण फिनिशिंग के आधार पर सतह परिष्करण सरफेस फिनिश को 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई कंपोनेंट बनता है, जब कोई कंपोनेंट प्रिपेयर किया जाता है तो उससे पहले उसकी मशीनिंग की जाती है। ठीक है, और उस मशीनिंग को 2 भागों में बांटा जाता है। बेसिकली ये कि हमें क्या है बच्चों, हमें जो बांटा है 2 हिस्सों में, वो बांटा है क्या क्या, एक है स्मूथ और रेगुलर सरफेस, दूसरा है रफ और इरेगुलर सरफेस। तो स्मूथ और रेगुलर सरफेस जो है उसको बोलते हैं चिकनी अथवा नियमित सतह। ठीक है, और जो रफ और इरेगुलर सरफेस है उसको बोलते हैं रुक्ष अथवा खुरदुरी अनियमित सतह। तो ये 2 तरह की सरफेसेस में हम क्या करते हैं, सरफेस को क्लासिफाई करते हैं, सतह को बांटते हैं। तो 2 हो गई, एक हो गई स्मूथ और रेगुलर, दूसरी हो गई रफ और इरेगुलर। अब देखो ये हमारे इसका पढ़ने का रीजन क्या है, पढ़ने का रीजन ये क्या है कि जब
कोई भी सरफेस स्मूथ और रेगुलर सरफेस होगी तो टूल्स मशीन्स, ठीक है, जो टूल्स होंगे, मशीन होंगे और जो उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, ठीक है, इनकी वर्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? वर्क कैपेसिटी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। पहली चीज वर्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरी, इनकी सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी सरफेस हो वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, स्मूथ और रेगुलर सरफेस हो। क्यों? क्योंकि जो उसके टूल्स होंगे, जो मशीन होगी और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, उनकी वर्क कैपेसिटी और उनकी सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई सरफेस इर्रेगुलर है और रफ है तो उसकी यही चीजें उसकी विपरीत होंगी, उल्टी होंगी। उसकी वर्क कैपेसिटी भी कम होगी, उसकी सर्विस लाइफ भी कम होगी। किस किस चीजों की? टूल्स की, मशीन की और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तीनों की वर्क कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और तीनों की सर्विस लाइफ भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया दो भागों में क्यों बांटते हैं। ठीक है, इन पॉइंट से अब ये जो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं इनसे रफनेस और फिनिशिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला है स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ वियर। इसमें से 5-6 भी अगर एग्जाम में लिख दोगे, पूछता है तो 5-6 में भी तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो घिसाव प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वियर, भार वहन क्षमता लोड बियरिंग कैपेसिटी, कंपन वाइब्रेशन, शोर नॉइस। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे फिनिशिंग और रफनेस डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो, लुब्रिकेशन अच्छा होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ वियर कम होना चाहिए, लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपका मटेरियल है वो लोड को अच्छे से सहन कर सके। ऐसा ना हो आपने उस पर लोड डाला, वो डिफॉर्म कर गया, फट गया, ठीक है, तब भी क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। वाइब्रेशंस कम होनी चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन से क्या होता है, चैटरिंग होती है। चैटरिंग क्या होती है अभी आगे पढ़ाऊंगा। जो कि चैटरिंग बेसिकली उसको बोलते हैं कि दरारें आ जाती है। नॉइस कम होनी चाहिए। टूल लाइफ अच्छी होनी चाहिए। फटीग रेजिस्टेंस यानी कि भंगुरता रोधी, उसके बाद कॉरोजन रेजिस्टेंस संक्षारण रोधी, उसके बाद ह्यूमिडिटी नमी और वेदर। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किस पे, आपकी रफनेस पे और फिनिशिंग पे। ठीक है, और इनमें से 4-5 भी लिख दोगे बढ़िया हो जाएगा। कौन कौन से लिख सकते हो? लुब्रिकेशन लिख देना, आसान है। वाइब्रेशन नॉइस लिख देना, टूल लाइफ लिख देना, ह्यूमिडिटी वेदर लिख देना। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूं आपको, चल रहा हूं बच्चों। अब देखो क्या बोल रहा है, जो चीज मैंने आपको बताई वही चीज यहां पे बोली जा रही है कि द स्मूथर द सरफेस ऑफ द मशीन कंपोनेंट। क्या बोल रहा है कि जो सरफेस है मशीन कंपोनेंट की, वो जितनी ज्यादा स्मूथ होगी द मोर पावरफुल एंड लोड बेयरिंग दे विल बी। तो वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पावरफुल होगी, और उतनी ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी होगी, वो उतना ही ज्यादा भार अपने ऊपर सहन कर सकती है। तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स कैन फेल ड्यू टू ब्रिटलनेस और फटीग ऑफ द मेटल। तो जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्रिटलनेस की और फटीग की वजह से क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ब्रिटलनेस और क्रैकिंग और बर्स्टिंग तो ऑफ मेटल हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द शार्प कॉर्नर एंड द एजेस ऑफ द सरफेस। तो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं सबसे ज्यादा फेलियर वहीं पे होता है। आप एक चॉकलेट लेके आइए, चॉकलेट खाते हैं सब लोग, है ना? जब अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो मेरे लिए एक भेजना, ठीक है? तो जब चॉकलेट आप लोग खाते हैं और आप तोड़ते हैं तो बीच में से जब चॉकलेट आप तोड़ते हैं तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन आप देखना कोने से चॉकलेट एकदम टूट जाती है। ठीक है, आप कोने से चॉकलेट तोड़ना एकदम टूट जाएगी। तो क्या होता है, जब सबसे जल्दी जो फेलियर होता है वो शार्प कॉर्नर्स पे होता है। सबसे पहले फेलियर होता है शार्प कॉर्नर पे। वेयर इट्स स्ट्रेसेस आर कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वहां पर बढ़ जाता है, इसीलिए फेलियर कहां पे होगा, कॉर्नर पे होगा, शार्प कॉर्नर पे होगा। रफ और इरेगुलर सर्फेसेस एक्ट लाइक शार्प कॉर्नर्स। ड्यू टू दिस द शार्प कॉर्नर्स ऑफ द सर्फेसेस आर द फर्स्ट टू फेल। तो इसलिए शार्प कॉर्नर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा फेल होते हैं। इसी चीज को एक बार हिंदी में समझो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार मशीनित अवयवों की सतह
जितनी चिकनी स्मूथ होगी वह उतनी ही अधिक सामर्थ्यवान व एवं भार वहन क्षमता वाली होगी। धातु की भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस के कारण मशीनी अवयव विफल हो सकते हैं। धातु के भंगुर या टूटने या फटने का सबसे अधिक प्रभाव सतहों के नुकीली कोनों व किनारों पर पड़ता है, जहां उसके प्रतिबलों का संकेंद्रण होता है। ठीक है, खुरदुरे या अनियमित सतह एक प्रकार से नुकीली कोनों की तरह कार्य करते हैं। इस कारण सतहों के नुकीले कोनों वाले भाग सबसे पहले विफल होते हैं। तो आपको पता चलाना क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बच्चा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। मैंने मशीन डिजाइन में ही पढ़ाया था ना, कितने अच्छे से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ा था। इसमें इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस पता होगा, मुझे लगता है कि मेरे हर बच्चे को पता होगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। बेसिकली इस चैप्टर में हमें 3 पॉइंट्स के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, वो कौन से 3 पॉइंट्स है, उसके बाद सरफेस रफनेस पे आने वाला हूं। तो पहला है इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस। ठीक है, दूसरा है रफनेस, रफनेस, और तीसरा है बच्चों कॉज ऑफ सरफेस रफनेस, कॉजेस ऑफ सरफेस रफनेस। तो ये 3 पॉइंट के बारे में ही इस पूरे चैप्टर में आपकी बात होगी। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे ये पूरा चैप्टर आपका निर्धारित है। ठीक है, ये तीनों वो पॉइंट है। तो अब हम पढ़ेंगे सरफेस रफनेस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सतह रुक्षता के प्रचाल, पैरामीटर्स ऑफ सरफेस रफनेस। सबसे पहली चीज तो ये समझे आप कि किसी भी मशीन की सतह पर इम्परफेक्शंस पाए जाते हैं, सदैव पाई जाएगी। कोई भी ऐसी मशीन की सतह नहीं होती जिसपे इम्परफेक्शंस नहीं होती। ठीक है, वो किस फॉर्म में होती हैं? वो क्रेस्ट के फॉर्म में होती हैं, वो वैली की फॉर्म में होती है ना, जो घटाए बोलते हैं जिनको ना, घाटिया के बारे, घाटिया की फॉर्म में होती है। इस तरीके से ऊपर नीचे करके बुक में बना होता है, बहुत ही आसान तरीके से अभी समझेंगे इसको। ठीक है, तो वैली और क्रस्ट के फॉर्म में वो पाई जाती हैं। सतह की रुक्षता अलग अलग होती है, मतलब हर सतह की जो रफनेस है वो अलग अलग तरीके से होगी। किसके लिए कैसी होगी अभी बताता हूं, देखो पढ़ो इसको। द रफनेस ऑफ ए सरफेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्रस्ट एंड वैलीज फॉर्म टू ऑन इट। तो जो सरफेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ क्रस्ट एंड वैलीज फॉर्म्ड ऑन इट। ठीक है, द मोर पीक्स एंड द वैलीज a surface has, the rougher the surface will be। तो जितनी ज्यादा पीक और वैली होंगी, जितनी ज्यादा पीक और वैली होंगी, सरफेस को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जितनी, ये क्या है? ये है पीक, ये है क्रेस्ट। ठीक है, तो जितनी ज्यादा पीक और क्रेस्ट होंगी, वैलीज होंगी, ये वैली है, ये पीक है। ठीक है, उतनी ही ज्यादा हमारी सरफेस क्या होगी? रफ होगी। टू स्टडी दिस आफ्टर स्टडिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल मेनी टाइप्स ऑफ सरफेस कैन बी नोन। तो इसको समझने के लिए क्या है, हमें किसी मटेरियल का क्रॉस सेक्शन करना पड़ता है, तब हमें अच्छे समझ में आता है। क्रॉस सेक्शन मतलब काटना पड़ता है किसी मटेरियल को। ठीक है, तो किसी सतह को रुक्षता उस पर बने शिखर यानी कि क्रेस्ट एवं घाटियां वैली पर निर्भर करती है। सतह पर जितने अधिक शिखर एवं घाटियां होंगी वह उतनी ही रुक्ष यानी कि रफ होगी। तो जितनी क्रस्ट और वैली है उतनी क्या है वो सतह, वो सरफेस उतनी ही रफ है बच्चों। इसका अध्ययन करने के लिए किसी धातु की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने के पश्चात कई तरह की सतहों को जाना जा सकता है, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, वो हम जान सकते हैं, उसको इतना डीपली हमें इसको पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि रफनेस होती क्या है। तो रफनेस क्या है? द रफनेस ऑफ ए सरफेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रस्ट एंड वैली फॉर्म्ड ऑन इट। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जितनी सरफेस पर जितने नंबर ऑफ क्रस्ट और वैलीज बन रही है वो रफनेस है, वो रफनेस है। अभी समझो, रफनेस जो होती है वो हर सरफेस के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी ऑपरेशन की, सपोज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए जो हमारी रेफरेंस होगी वो एक समान तथा निश्चित दिशा में होगी। एक समान तथा निश्चित दिशा यानी कि रेगुलर एंड फिक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग की,
सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग की, तो इसमें जो आपकी रफनेस होगी बच्चों वो होगी इर्रेगुलर एंड फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इर्रेगुलर होगी एंड फिक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी कि अनियमित है परंतु निश्चित डायरेक्शन में है। ठीक है, निश्चित दिशा में है। तीसरे आएगी आपकी बोरिंग के लिए। अगर बोरिंग में है, बोरिंग में अगर है तो बोरिंग में जो रफनेस होगी वो आपकी क्या होगी, इर्रेगुलर होगी एंड डायरेक्शनलेस होगी। इर्रेगुलर होगी एंड डायरेक्शनलेस होगी। इरेगुलर होगी एंड डायरेक्शनलेस होगी। तो आप देख रहे हो कि हर सरफेस के लिए जो रेफरेंस है वो अलग अलग है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए है रेगुलर एंड फिक्स डायरेक्शन, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए है इरेगुलर एंड फिक्स डायरेक्शन, और बोरिंग के लिए है इरेगुलर एंड डायरेक्शनलेस, दिशाहीन। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और आ जाती है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले एक चीज पूछता है कि ले क्या होता है। ले बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछता है। ठीक है, ले, व्हाट इज ले, LAY, ले, ले क्या होता है। ठीक है, तो मशीनिंग के बाद सबसे अधिक स्पष्ट सतह के पैटर्न को ले बोलते हैं। समझ में आया कि मशीनिंग के बाद सबसे अधिक स्पष्ट सतह के पैटर्न को ले कहते हैं। ठीक है, जो सबसे स्पष्ट सतह होगी मशीनिंग के बाद, यानी कि सबसे स्मूथ जो सरफेस होगी, स्मूथ सरफेस आफ्टर मशीनिंग, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको ले बोलते हैं। उसको ले बोलते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ले क्या होता है। तो वेरी स्मूथ सरफेस आफ्टर मशीनिंग इज नोन एज ले, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को बीच में डाल दिया एक बार। अब कहता है कि सतह रुक्षता का वर्गीकरण करिए, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस। तो सरफेस रफनेस का जो क्लासिफिकेशन है 2 प्रकार से है। पहला है आपका ट्रांसवर्स सरफेस रफनेस, ठीक है, अनुप्रस्थ पृष्ठीय रुक्षता। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल सरफेस रफनेस, यानी कि अनुदैर्ध्य पृष्ठीय रुक्षता। ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है, या फिर अनुप्रस्थ सतह रुक्षता भी बोल सकते हैं इसको अनुदैर्ध्य सतह रुक्षता भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसफर सरफेस रफनेस, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस रफनेस, 2 तरह की क्लासिफिकेशन हमारी सरफेस रफनेस की होती हैं। यह आपको याद रखनी है, यह भूलनी नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सतह परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले कारक। तो फैक्टर्स विच अफेक्ट सरफेस फिनिश। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, सरफेस की फिनिशिंग को। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है ड्यू टू वाइब्रेशन इन द मशीन द सरफेस ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स रफ। तो अगर मशीन में वाइब्रेशन है, मशीन में कंपन है, तो क्या होगा, आपकी सतह रुक्ष हो जाती है, सतह में रफनेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मशीन में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, रफनेस अकर्स इन द सरफेस ड्यू टू इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मशीन एंड कटिंग टूल एंड इम्प्रॉपर टाइप ऑफ मशीनिंग। कब होती है रफनेस क्रिएट, जब मशीन का एवं कटिंग टूल का सही चयन ना होने से तथा मशीनिंग का सही प्रकार ना होने की सतह में रुक्षता आती है। यानी कि आपने मशीन भी गलत चुनी, आपने टूल भी गलत चुना और आप काटे जा रहे हैं, तो क्या होगी, रफनेस क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है तीसरा, लॉस ऑफ शार्पनेस ऑफ द कटिंग टूल रिजल्ट्स इन वेयर ऑफ द सरफेस। तो जो कटिंग टूल की शार्पनेस है वो अगर कम हो जाती तब भी रफनेस आ जाती, वो प्रॉपरली नहीं काटता। तो आपको क्या कहते हैं, बोलते हैं ना, शार्प कर दो इसको, धार लगा दो इस पर। क्यों, क्योंकि ताकि वो अच्छे से काट पाए और वहां पर रफनेस क्रिएट ना हो, वो स्मूथली कट कर दे। आप अगर घर में सब्जी भी कट करते हैं तो घर में जो नाइफ होते हैं वो भी आपको स्मूथ चाहिए होता है। अगर वो स्मूथ नहीं है, क्या आप सब्जी अच्छे से काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि जो आपका नाइफ है वो शार्प एजेस
का हो, इसी तरह जो आपका टूल हो वो भी शार्प एजेस का हो। When the hardness of the product material decreases, the surface becomes rough। तो जो हार्डनेस है प्रोडक्ट मटेरियल की अगर वो कम हो जाती है तो तब भी हमारी सरफेस क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। यानी कि उत्पाद के पदार्थ की कठोरता कम होने पर सतह रुक्ष बनती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सरफेस टेक्सचर एंड इरेगुलरिटीज। ठीक है, तो सतहों की बनावट तथा अनियमितताएं, इसी तरह से लिखा अनियमितताएं पढ़ लेना यार, इसको समझ लेना तुम, है ना। इरेगुलरिटीज है, ये समझ लो बस। अभी समझो, वी कैन इजीली एस्टिमेट द रफनेस ऑफ द सरफेस बाय लुकिंग एट और टचिंग द सरफेस, एंड थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो वी कैन फील द रफनेस ऑफ द सरफेस। अब देखो, सरफेस टेक्सचर्स बेसिकली क्या है, क्या बोलना चाह रहा है वो समझिए। ये बोल रहा है कि सरफेस को टच करके हमें पता चल जाता है कि सरफेस स्मूथ है या रफ है। जैसे ये चीजें कुछ ना डिजाइनर्स के हाथों में भी होती है कि सरफेस को कितना स्मूथ बनाना है, कितना उसका जो टूल्स का सिलेक्शन है कितना एक्यूरेट है, उसके जो मशीन का सिलेक्शन है वो कितना एक्यूरेट है। तो ये सब डिजाइनर्स के हाथ में भी होता है। बेसिकली ये बोल रहा है कि सरफेस टेक्सचर एंड इरेगुलरिटीज क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं रफनेस सरफेस की। कैसे? हाथों से छू करके। कैसे? देखो समझो, अपनी पेन कॉपी को साइड में रखो, सबसे पहले रख दो एकदम साइड में। अब समझो, अपने हैंड को इस तरीके से टच करो। ये एक प्रैक्टिकल है कैसे सरफेस की रफनेस को सेंस करने का। ये बोल रहे हैं कि हम सेंस करके सरफेस की रफनेस को पता कर सकते हैं। तो देखो कितनी आसानी से अब यहां पे पता चल रहा है मुझे कि जो सरफेस है वो स्मूथ है। ठीक है, और ये सिर्फ प्रैक्टिकल लड़कों के लिए है। अब देखो, अब सरफेस को चेंज किया और मैंने क्या किया, हैंड से सेंस किया, बड़ी ही मतलब उबड़ खाबड़ रफनेस बहुत ज्यादा है ना। तो क्या हो रहा है कि हम सेंस कर पा रहे हैं किसको, रफनेस को। यहां पर क्या है, सरफेस स्मूथ है और यहां पर क्या है, रफ है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर करते हैं किसका, इरेगुलरिटीज का। Thus, as simple as it is to feel and estimate the roughness of surface, it is difficult to define and measure it। तो क्या कह रहा है कि सतहों की रुक्षता का अनुमान हम लोग आसानी से सतहों को देखकर या स्पर्श करके जान सकते हैं तथा अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा भी सतहों को रुक्षता का आभास हो जाता है। इस प्रकार सतहों की रुक्षता का एहसास या अनुमान लगाना जितना सरल है उतना ही कठिन उसको परिभाषित करना एवं मापना है। तो इसको सेंस करना बड़ा आसान है लेकिन मापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऑर्डर्स में क्लैरिफाई कर देते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मशीनिंग प्रोसेस एंड ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटीज द सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। हमने इसको 4 कैटेगरीज में, 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये पूछता है। तो पहला ऑर्डर, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में हमने इसको बांट देते हैं। ये श्रेणी होती क्या क्या है वो समझो। सबसे पहले होती है प्रथम श्रेणी। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है हमारा, ये कहता है यानी कि ये जो श्रेणी है ये रफनेस की वो श्रेणी है जो एकदम स्टार्टिंग पार्ट होता है ना रफनेस आने का। कैसे आता है, ये आता है कि आपकी गाइड वे सीधी नहीं है, ठीक है, या आपने जो कटिंग टूल है वो एक्यूरेट नहीं है आपका, या फिर मिस अलाइनमेंट की दिक्कत है। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो आपकी रफनेस है वो क्रिएट होती है पहली प्रथम श्रेणी की। देखो वही चीज को लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। इसको मशीनिंग कर लेना बेटा। मशीनिंग प्रोसेस ड्यू टू डेफिशिएंसी इन मशीनिंग टूल, मेटल कटिंग एंड स्ट्रेटनेस ऑफ पार्ट्स एक्सेट्रा, ड्यू टू एनी रीजन complete finishing of surfaces is not possible and some irregularities remains. Due to these reasons, deformation of surfaces and such irregularities caused by the properties and weight of the material etc are called first order irregularities। ठीक है, तो मशीनिंग क्रिया के समय मशीनी औजारों, धातु कर्तन एवं परतों की सीधापन इत्यादि में किसी भी कारण से कमी होने के कारण सतहों का पूर्ण परिष्करण नहीं हो पाता है तथा उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं रह जाती हैं, यानी कि इरेगुलरिटीज रह जाती हैं। इन कारणों से सतह में होने वाली विकृति तथा पदार्थ के गुण व भार आदि के कारण होने वाली ऐसी अनियमितताओं प्रथम श्रेणी अनियमितताओं
कहलाती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज कहलाती है। तो समझ में आया बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, ये गाइड वेज की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, गाइड वेज की वजह से हो रही है। क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। तो जो गाइड वेज हैं अगर वो ठीक से नहीं है तब भी ये दिक्कत आ सकती है। कटिंग टूल अगर प्रॉपर नहीं है तो तब भी कौन सी दिक्कत आएगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर वाली रफनेस आएगी। दूसरा मिस अलाइनमेंट की वजह से आ सकती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो आप नोट्स में भी लिख सकते हैं पॉइंट्स बना करके, ये आपके बहुत काम आएंगे। दूसरा आते हैं हम सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर क्या बोलता है, ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन इन द मशीन्ड कंपोनेंट्स कॉजेस क्रैकिंग मार्क्स on the surface and some marks due to chattering of cutting tool due to vibrations। बेसिकली ये बोल रहा है कि वाइब्रेशन की वजह से जितनी भी रफनेस आती है वो किस श्रेणी में आती है, वो दूसरी श्रेणी में आती है। किस में आती है, दूसरी श्रेणी में आती है, ठीक है। चैटर हो गया मतलब दरार पड़ गई, रिश्तों में दरार पड़ गई। किसके रिश्तों में, टूल के और वर्कपीस के रिश्तों में दरार पड़ गई तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, फेलियर होगा, ठीक है। तो उसको चैटरिंग बोल देते हैं, चैटर हो गया, दरार पड़ गई। क्या हो रहा है कि ड्यू टू विच द सरफेस अपीयर्स इरेगुलर, सच इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड ऑर्डर मशीनिंग क्रिया के दौरान मशीनी अवयव के किसी भी प्रकार के कंपन, वाइब्रेशन के कारण सतहों पर दरारों के निशान पड़ जाते हैं तथा कंपन के कारण कृतन औजारों के चैटरिंग से कुछ निशान बन जाते हैं जिसे सतह अनियमित दिखाई देती है। ऐसी अनियमितताएं तृतीय श्रेणी अनियमितताएं कहलाती हैं, यानी कि सेकंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज कहलाती हैं। तीसरा हमारा आता है तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड ऑर्डर। तो व्हेन द मशीन इज फाइंड, अब देखो ये बड़ा बहुत ही बढ़िया है, मतलब खुद से इरेगुलरिटी क्रिएट हो रही है, पता नहीं चल रहा कैसे हो रही है, लेकिन इरेगुलरिटी क्रिएट हो रही है। वो किस श्रेणी में आती है, वो थर्ड ऑर्डर में आती है, तृतीय श्रेणी में आती है, ठीक है। और जैसे टर्निंग ऑपरेशन होता है उसमें फीड मार्क्स आ जाते हैं, टर्निंग ऑपरेशन है, फीड मार्क्स आ गए, फीड मार्क्स निशान होते हैं एक तरीके के। तो वो क्या है, खुद से रफनेस क्रिएट हो रही है, हम लोग नहीं करना चाह रहे। हमारी जो मशीन है वो भी ठीक है, कोई वाइब्रेशन भी नहीं है, मशीनिंग प्रोसेस मशीन भी फाइन है, इरेगुलरिटीज तब भी आ रही है, वो कौन सी इरेगुलरिटी है, वो कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, वो तृतीय श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो जब मशीन ठीक हो एवं उनमें कंपन भी ना हो तथा मशीन द्वारा मशीन क्रिया ठीक हो, परंतु कारीगर द्वारा गलत तरीके से मशीनिंग क्रिया करने से एवं गलत प्रक्रम करने कारण होने वाली अनियमितताएं, ठीक है, यानी कि किसकी गलती आई, ऑपरेटर की गलती हुई। तो सब कुछ ठीक है, ऑपरेटर ने गलती कर दी इस बार। तो क्या हुआ, जैसे टर्निंग ऑपरेशन चल रहा है तो क्या हुआ, फीड मार्क्स क्रिएट हो गए, किसकी गलती से, ऑपरेटर की गलती से। तो वो किस श्रेणी में आएंगे, थर्ड ऑर्डर की श्रेणी में आएंगे, तृतीय श्रेणी में आएंगे, ठीक है। अब आती है हमारी फोर्थ, यानी कि कौन सी है, चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ ऑर्डर। तो ड्यूरिंग फोर्थ ऑर्डर मशीनिंग ऑपरेशन समटाइम्स मेटल पीसेस आर चिप्ड और ब्रोकन ऑफ from the surface at the time of cutting which leads to irregular surface, such fourth order irregularities are called। तो चिप निकलते टाइम जो irregularity आती है, चिप्स पता है ना अंकल, चिप्स वो नहीं, मेटल्स जब हम छीलते हैं तो उस पे से जो चिप्स उतरते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, उनको बोल देते हैं चिप्स। तो वो जब टूट जाते हैं उनकी वजह से भी सरफेस रफनेस क्रिएट होती है। वो कौन सी सरफेस रफनेस होती है, वो फोर्थ ऑर्डर की सरफेस रफनेस होती है, चतुर्थ श्रेणी की सरफेस रफनेस होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो, टू शो द रफनेस ऑफ द सरफेस द अबव इरेगुलरिटीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इनको डिस्क्राइब करने के लिए और 2 कैटेगरी में इनको रख दिया, 2 को एक कैटेगरी में, 2 को एक कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है प्राइमरी टेक्सचर यानी कि प्राथमिक बनावट, और दूसरी है सेकेंडरी टेक्सचर यानी कि द्वितीयक बनावट। अब आपको पता होगा कि प्राइमरी टेक्सचर क्या है यानी कि प्राथमिक बनावट क्या है, और सेकेंडरी टेक्सचर क्या है। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि प्राइमरी टेक्सचर क्या है, तो इरेगुलरिटी इज कॉज्ड बाय शेयरिंग एलिमेंट्स ऑन द मशीन मटेरियल और ड्यू टू एनी अदर डिस्टर्बेंस सच एज वियर एंड टियर, फ्रिक्शन, कोरोजन एक्सेट्रा, ठीक है, इज कॉल्ड प्राइमरी टेक्सचर्स। और इसमें हम किसको रख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ को रख रहे हैं,
कौन से हैं ये वो है मशीनत पदार्थ पर कृत्रिम तत्वों के कारण, किसी अन्य गड़बड़ी के कारण, टूट फूट के कारण जो हमारी अनियमितताएं यानी कि इरेगुलरिटीज क्रिएट होती हैं, ठीक है, वो किस में आती है? प्राइमरी टेक्सचर में आती है। किस में आती है? प्राइमरी टेक्सचर में आती है। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है, क्या इनको माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर भी बोलते हैं? इनको माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर भी बोला जाता है। तो अगर पूछ ले कि माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर क्या होते हैं, तो प्राइमरी टेक्सचर को ही माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर बोलते हैं। और वो कौन कौन सी कैटेगरी के आते हैं? थर्ड और फोर्थ ऑर्डर आते हैं। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी किसमें आती है? प्राइमरी टेक्सचर में आती है बच्चों। नेक्स्ट आ गया आपका सेकेंडरी टेक्सचर। अब सेकेंडरी टेक्सचर क्या है? ड्यूरिंग मशीनिंग द इरेगुलरिटीज कॉज्ड बाय मैकेनिकल डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्शन सिस्टम एंड कॉल्ड सेकेंडरी टेक्सचर आर कॉल्ड सेकेंडरी टेक्सचर्स। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो मशीनिंग के द्वारा दिक्कत हो रही है, ठीक है, या फिर इरेगुलरिटीज क्रिएट हो रही है किसकी? मैकेनिकल डिस्टर्बेंस वगैरह की वजह से, जो कि हमने पढ़ा पहली श्रेणी में। किसकी वजह से? भाई गाइड वे दिक्कत कर दी, कटिंग टूल में दिक्कत कर दी, मिस अलाइनमेंट में दिक्कत कर दी। तो किसमें? प्रथम श्रेणी है, फर्स्ट ऑर्डर है। दूसरा हमने पढ़ा वाइब्रेशन की दिक्कत हो रही है। तो इसमें कौन सी कैटेगरी आने वाली है? दोनों, पहली और दूसरी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर किसमें आता है? हमारा सेकेंडरी टेक्सचर में आता है बच्चों। इसको मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी टेक्सचर को क्या बोल रहे हैं? माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। और सेकेंडरी टेक्सचर को क्या बोल रहे हैं? मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। दोनों आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो, जब मेथड्स हम पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग सरफेस रफनेस, तो कुछ मेथड्स हैं हमारे। पहला मेथड है क्वालिटेटिव मेजरमेंट मेथड और दूसरा है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मेथड। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मेथड दोनों के साथ लगा हुआ है। तो दो तरह के मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। जब क्वालिटेटिव की मैं बात करता हूं तो क्वालिटेटिव बेसिकली कंपैरिजन किया जाता है। इस मेथड में तुलना की जाती है। कैसे? रफनेस ऑफ सरफेस इज एस्टिमेटेड बाय कंपैरिजन रेदर देन बाय मेजरमेंट। रफनेस इज एस्टिमेटेड बाय ऑब्जर्विंग, comparing or estimating the roughness of the measuring place. Therefore these methods are not very reliable. ठीक है, क्या बोल रहा है कि सतहों की रुक्षता को मापने की अपेक्षा उनकी तुलना करके, अनुमान लगाना, ज्यादा में मापने की जगह की रुक्षता का निरीक्षण करके, तुलना करके या अनुमान लगा करके रुक्षता का अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए ये विधियां ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है। यार इंजीनियरिंग में जो है वो अनुमान की जगह नहीं होती। इंजीनियरिंग में तो एक्यूरेसी काम करती है। देखो कौन कौन से इंस्पेक्शन है इसमें, बस इनके नाम कुछ के याद कर लेना, काम हो जाएगा। तो आपकी जब क्वांटिटेटिव की बात चल रही है, ठीक है, सॉरी क्वालिटेटिव की जब बात चल रही है, तो क्वालिटेटिव में जो इंस्पेक्शन है, कौन कौन से इंस्पेक्शन है? पहला है स्पर्श निरीक्षण यानी कि टच इंस्पेक्शन। दूसरा है खरोच निरीक्षण यानी कि स्क्रैच इंस्पेक्शन, स्क्रैच करके देखते हैं। दृश्य निरीक्षण, विजुअल इंस्पेक्शन। माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, सरफेस फोटोग्राफी, सतह की फोटोग्राफी। रिफ्लेक्शन मेथड यानी कि परावर्तन मेथड विधि। उसके बाद माइक्रोफोटोमीटर, माइक्रो इंटरफेरोमीटर, वॉलेस सरफेस डायनोमीटर और कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। तो इसमें से 4 या 5 ये ऊपर वाले याद कर लेना, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल क्वालिटेटिव मेजरमेंट में किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजरिंग मेथड्स की। तो क्वांटिटेटिव मेजरिंग मेथड्स क्या बोलते हैं आपके? ये कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ रफनेस इज ऑब्टेन्ड बट इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। देखो जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है उसमें क्या है? कंपैरिजन वैल्यू मिल रही है। लेकिन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या है? जो क्वांटिटी ऑफ सरफेस रफनेस है बाय डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। क्या बोला इसने ये बोला कि इसमें हम जो वैल्यू है रफनेस की वो पता कर लेते हैं। जो वैल्यू है वो हम पता कर लेते हैं, यानी कि कुछ जो मेथड्स हैं वो इसी में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते, इसमें हम वैल्यू को पता करते हैं, इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से मेथड कहलाते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं? 5 मेथड्स इसमें आते हैं। पहला आता है इंटरसेक्शन मेथड यानी कि प्रतिच्छेदन विधि। दूसरी आती है इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण विधि। फिर आती है स्टाइलिस विधि। फिर आती है न्यूमेटिक मेजरिंग मेथड और आता है पार्थेन कंडेंसर मेथड। अब इसमें से जो आपके सिलेबस में है और जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है स्टाइलिस मेथड। ये पांचों याद करिए और स्टाइलिस मेथड अब हम पढ़ेंगे।
स्टाइलिश मेथड में क्या होता है बच्चों, हम बेसिकली इसमें ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं, जो हमारी सरफेस है उसके ट्रेसेस को पता करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकें। टेक्सचर ट्रेसेस हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। जो सरफेस वैल्यू है उसका पूरा इंस्पेक्शन हम इससे कर सकते हैं। सरफेस वैल्यू आपको अभी समझ में आई थी ना, जिसमें क्या होते हैं, क्रस्ट होते हैं, वैल्यू होती है, ठीक है, पीक्स होती हैं, वैल्यू होती है, यानी कि गड्ढे, घटा आपकी घाटियां होती है, ठीक है। तो पूरी स्टाइलिश मेथड में क्या करते हैं, पूरा इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि स्टाइलिश मेथड क्या है, कि दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर सकते हैं, किसकी, सरफेस की, रफनेस की, ठीक है। ए फाइन नीडल इज अटैच्ड टू इट विच इज कॉल्ड अ स्टाइलिस। अब स्टाइलिस नाम किसका है, स्टाइलिस एक सुई है, बेसिकली एक सुई है, उसका नाम स्टाइलिस है, ठीक है। कहां गई, ये रही, एक सुई है, इसका नाम जो है वो स्टाइलिस है, इसी स्टाइलिस के नाम पे इसका नाम पड़ा है। अब ये क्या बोल रहा है, the same stylus move on the surface to be tested, and according to the roughness of the surface the stylus rises or falls, and by which the actual surface structure can be traced। तो क्या होती है, एक सुई ना एक सरफेस पे चलती है, ठीक है, और वो क्या करती है, बड़ी एक्यूरेट वैल्यू देती है, बड़ी ही एक्यूरेट वैल्यू हमें देती है, बहुत ही बारीक, उसका जो उसकी टिप होती है वो बड़ी बारीक होती है। तो उससे जब वो सरफेस पे मूव करती है तो उससे हमें ग्राफिकल फॉर्म में वैल्यू मिलती है कि भाई ये जो हमारा फॉर्मेशन है, वो हमारी जो सरफेस है वो इतनी रफ है, इतनी नहीं है। इसका जो वर्टिकल मैग्निफिकेशन होता है वो 1000 से लेके 1,00,000 तक गुना तक होता है, ठीक है। कितना, 1000 से लेके 1,00,000 10 लाख गुना तक। तो 1K से लेकर के और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख गुना तक इसका क्या होता है, वर्टिकल मैग्निफिकेशन होता है। ये इसकी वर्टिकल मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, इतने गुना तक वैल्यू ये दे सकती है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल मैग्निफिकेशन की, हॉरिजॉन्टल मैग्निफिकेशन की, तो हॉरिजॉन्टल मैग्निफिकेशन में ये 20 से लेकर 200 गुना तक की वैल्यू देता है, ठीक है, ठीक है। इसके सारे पॉइंट्स इसकी एक्यूरेसी को इफेक्ट करते हैं, सारे पॉइंट्स कहाँ हैं, एक्यूरेसी को इफेक्ट करते हैं। अब देखो कौन कौन से वो सारे पॉइंट्स अभी पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक्यूरेसी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि कहां तक पढ़ ले, द सेम स्टाइलिस मूव्स ऑन द सरफेस टू बी टेस्टेड, एंड अकॉर्डिंग टू द रफनेस ऑफ द सरफेस द स्टाइलिस राइजेस और फॉल, एंड बाय विच द एक्चुअल सरफेस स्ट्रक्चर कैन बी ट्रेस्ड। तो ट्रेस कैसे करते थे हम, ट्रेस्ड, जैसे हमें कोई ड्राइंग ट्रेस करनी होती थी तो हम क्या करते थे, एक ड्राइंग रखते थे, नीचे ऊपर दूसरा पेपर रखते थे और उसके ऊपर पेंसिल चलाते थे, तो उसको ट्रेस करना बोलते थे कि भैया तूने तो छाप दिया, ठीक है। उसी तरह से ये सरफेस को ट्रेस करता है, ठीक है। ये निडल उस पर घुमाता है और तब जाकर के एक टेक्सचर निकल के आता है, और वो उससे हमें पता चलता है कि सरफेस कितनी रफ है और कितनी स्मूथ है। जो वर्टिकल मोशन है स्टाइलिस का, वो रीड कर सकता है इसका पॉइंटर कितना, 1000 से लेके 10 लाख गुना तक, ठीक है। और जो इसका हॉरिजॉन्टल है वो मोशन कितना है, 20 से लेके 200 गुना तक, और ये हमें एक ग्राफ बना करके दे देता है। अब कौन कौन से पॉइंट्स है जो इफेक्ट करते हैं वो पढ़िए, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम एग्जाम में जरूर बनाना। यहां पे एक आर्मेचर लगा होता है, ठीक है। ये बेसिकली ई शेप की एक कॉइल होती है जिसपे कुछ इंडक्टिव कॉइल्स लगी होती हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे स्टाइलिस लगा होता है, इसको पिकअप पॉइंट बोल देते हैं, और यहाँ पे एयर गैप होता है। तो ये पूरा तुम्हें, इसको स्किड बोलते हैं, ये पूरा एग्जाम में बना के आना, इसकी प्रैक्टिस करना बार बार बनाने की, ठीक है। देखो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो सरफेस, स्टाइलिस, मेजरिंग फोर्स, स्पीड ऑफ स्टाइलिस, स्टाइलिस स्किड, ड्राइव मैकेनिज्म, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर, ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। स्टाइलिस, भाई स्टाइलिस अच्छा होना चाहिए। स्टाइलिस कौन है, वो निडल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो निडल में दिक्कत है तो क्या होगा, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ हो गई, तो आपकी जो वैल्यू देगा वो एक्यूरेट नहीं देगा, ठीक है। वो वैल्यू जब एक्यूरेट नहीं आएगी तो क्या होगा, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मुझे आपको पढ़ानी है, वो जल्दी से पढ़ते हैं और इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये एग्जाम में पूछ लेता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, तो इसको मैं आपको खुद से समझाना चाहता हूं, इसको समझना। आरएमएस वैल्यू
ठीक है, और मेरे साथ साथ एक डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में जल्दी से, बहुत ही आसान डायग्राम है, ये रहा। ये है, ये जो लाइन है ना ये बच्चों मीन, बीच वाली, इसको बोलते हैं मीन लाइन। ठीक है, आपकी बुक में भी ये बनी भी हो सकती है, और ये इस तरीके से कुछ सरफेस चलती है। ठीक है, इन सरफेस को ऊपर की वैल्यू सारी क्या होंगी, पॉजिटिव, नीचे की होंगी सब नेगेटिव। ठीक है, और हमने इनको कुछ हिस्सों में काटा, यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी इसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सैंपलिंग लेंथ। सैंपलिंग लेंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सैंपलिंग लेंथ बोलते हैं बच्चों। अब देखो, जो सैंपलिंग लेंथ है उसको हमने डिनोट कर दिया। अब हमने क्या किया, जो इनके इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो 1 2 3 4 5 6 ही हैं, हमने उनको कुछ हिस्सों में काटा, जिसको हम बोल देते हैं y1, इसको बोल दिया हमने y2, इसको बोल दिया हमने y3, यहां से इसको काटा, वो बोल दिया हमने y4, इधर y5, y6, y7, y8, ऐसे काटते जाते हैं कहां तक, yn तक। यहां पे जाके लास्ट में एक वैल्यू आएगी yn। ठीक है, हमने जब ये कब की कंडीशन दिख रही है बच्चों, ये जब दिख रही है जब हम नेकेड आई से नहीं देख रहे इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर वाली कंडीशन आ जाती है जब हमें एक माइक्रो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ठीक है, वेव की फॉर्म में। तो अब क्या है, इसमें हमें देखो जो हाइट है वो कौन सी है, y1, y2, y3। अब इसका आरएमएस का एक फॉर्मूला आता है, यहां से हम क्या निकालते हैं, इसमें मीन वैल्यू निकालते हैं। तो आरएमएस का जो फॉर्मूला आता है वो हम लिखते हैं वाई आर एम एस इज इक्वल टू, जैसे हम मीन वैल्यू निकालते हैं ना, सेम वही y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर, ऐसे ही कहां तक, सो ऑन n तक, yn का स्क्वायर अपॉन जितने भी नंबर ऑफ कट्स हैं उतना। तो ये वाई आरएमएस का वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपकी निकल करके यहां से आ जाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दिमाग गर्मी में चलना बंद हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करता हूं यार पढ़ाना तो है। अब यहां पे फैन नहीं चला सकते, दिक्कत हो जाएगी, इसमें रिकॉर्ड होता है फैन की आवाज रिकॉर्ड होती है, तो उसमें फिर बहुत सारे ड्रामे होते हैं, उसको कम करने के लिए इतना टाइम अपने पास है नहीं। बच्चे बोलते हैं सर एडिटिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए, कहां से करें, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। अब पढ़ेंगे इसका दूसरा पॉइंट, पढ़ेंगे सेंटर लाइन एवरेज मेथड। ठीक है, तो सेंटर लाइन एवरेज मेथड क्या है बच्चों, ये वो पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूं जो 2-2 नंबर में पूछता है। सेंटर लाइन एवरेज मेथड, सेंटर लाइन एवरेज मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन को ध्यान में ना रखते हुए जितने ऑर्डिनेट है उतनी हाइट को मीन लाइन से एवरेज मानकर ले लेते हैं। ठीक है, जितनी क्या है हाइट है, जितने ऑर्डिनेट्स हैं उनकी हाइट को मीन लाइन से एवरेज मान करके ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का आ जाता है कि CLA इज इक्वल टू H1, हाइट कैसे डिनोट करते हैं इसमें, स्मॉल h से, तो H3 सो ऑन HN अपॉन L। ठीक है, L क्या है, N आएगा, नंबर ऑफ कट्स। ठीक है, N। तो कर्व, अगर हम इसको एरिया की मदद से निकालना है तो कर्व एरिया इसमें आराम से निकाल सकते हैं भाई, जितने हमारे कट्स हैं तो वो निकल सकता है CLA A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN अपॉन L। यहां पे L का इस्तेमाल किया जाता है, H1 प्लस H2 प्लस H3 एंड सो ऑन अपॉन N। और अगर हम एरिया की मदद से इसको निकालते हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 AN तक, इसको हम CLA बराबर सबमिशन ऑफ A अपॉन L भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, किसके लिए, सेंटर लाइन एवरेज मेथड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट एकदम, मैक्सिमम क्रस्ट टू वैली। ये थोड़ा सा बड़ा हेडिंग है, मैक्सिमम क्रस्ट टू वैली हाइट ऑफ रफनेस।
ये बेसिकली जो है ना बच्चों, ये बड़ा आसान मेथड है, इसको ना आंखों से इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें किसी मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 2 डायग्राम है और इसको आंखों से ही ना काम हो जाता है। देखो ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये हाइट है, कहां से लेकर के, क्रेस्ट से लेकर वैली तक की जो हाइट है वो h है, ठीक है। अब हमने दूसरा डायग्राम बनाया एक और, जिसमें भी क्या है, हाइट इसमें भी सेम है, हाइट इसमें भी सेम है, स्मॉल h ही है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, इसमें फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, इसमें फ्रीक्वेंसी काफी कम है। तो दोनों में इरेगुलरिटी सेम है, इरेगुलरिटी की जो हाइट है वो एकदम सेम है, लेकिन क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। अब देखो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, आपको बस ये पॉइंट यहां पे याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी रफनेस उतनी ही कम होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी रफनेस बढ़ेगी। ये पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें इसी चीज को आप लिख सकते हो कि इसमें जो है वो आपकी जो इरेगुलरिटी शेप में जो इरेगुलरिटीज हैं वो तो सेम है, हाइट भी सेम है, लेकिन क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसमें रफनेस उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी रफनेस उतनी ही कम होगी बच्चों, ठीक है। अब हमारे 2 मेथड्स आपके बचे हैं, वो 2 मेथड्स नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर मतलब आज ही आएगा वो लेक्चर भी शाम में, और अभी ये सुबह तक अपलोड हो पाएगा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दिया करिए, कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।